हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं डिटेल इडियट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम 11th क्लास के फिजिक्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और जो 9th पास करके साइंस लेना चाहते हैं या साइंस जो ले चुके हैं वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होंगे। और अगर आप कोचिंग नहीं भी कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश या तो आप ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के ज़रिए से भी आप अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा चीज़ का जो है तैयारी कराया जाएगा। नोट्स से लेकर आपको जो है एनसीईआरटी सॉल्विंग, उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिस और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ के बारे में बताएंगे जो फिजिक्स का बेसिक होता है 11th क्लास के लिए, और यहीं से फिजिक्स का आप मान के चलिए शुरू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ये आपका राब पेज है मेरा, यानी राब काम यहाँ पे हम करेंगे। आपको कुछ बाद में हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट आपको नोट्स भी, डेफिनेशन भी समझाएंगे, सारा कुछ समझाएंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ पे लिखाया गया है। त्रिकोणमिति का अर्थ होते हैं कि जब तक हम त्रिकोणमिति नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। हम लोग 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े हैं। जैसे इस तरह के त्रिभुज होते थे, उसमें लंब होता था, कर्ण होता था, आधार होता था, इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे 6 फंक्शन हैं। तो उसी तरह उसी चीज़ को हम लोग त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में हमको एक चीज़ आ जाता है कोण, जिसको हम अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे हम लोग दो लाइन दे देते हैं, इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या होते हैं इनको हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु से मिलती है या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उनके बीच के स्थान को कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दो लाइन खींचे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, दो लाइन है, लेकिन दोनों लाइन जो है आपस में कहीं मिलती नहीं है या मिलती हुई प्रतीत भी नहीं होती हैं, तो यहाँ पे हमको एंगल नहीं बनता है, तो इसको हम लोग समानांतर लाइन बोलते हैं। उसी तरह अगर हम ऊपर में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे गए हैं और एक लाइन ऐसे आए हैं, तो दोनों लाइन मिलते हैं, तो ये मिलने वाले के ये हिस्सा को मिलती जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। यहाँ पे एक लाइन देखिए ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो हमको लग रहा है कि आगे जाकर ये यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये भी हमको एंगल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मान के चलिए एक सरल रेखा, ऐसे करके हम एक सरल रेखा दिया और ऐसे करके एक सरल रेखा दी, दो रेखा मिल गया, तो ये वाला हिस्सा भी हम एंगल बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो ये आपको 180 डिग्री हो जाएगी। दोनों लाइन अगर ऐसे एक लाइन है और एक लाइन यानी एक रेखा ऐसे अगर ऊपर में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम बताए हैं, तो ये दोनों लाइन एक जगह में मिलने जाने पर वो भी एंगल है, लेकिन वहाँ पे एंगल का मान जो है 0 डिग्री आ जाता है। एंगल को हम लोग कई तरह से सूचित कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो है थीटा नॉर्मली यूज़ किया जाता है। थीटा भी यूज़ कर सकते हैं आप, फाई भी यूज़ कर सकते हैं, साई यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ उसको मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है जनरली इसको थीटा के रूप से ही माना जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंगल को यानी कोण को हम लोग किस किस चीज़ से मापते हैं। हम लोग शुरू में जानते थे, यानी 8th क्लास में, 9th क्लास में जब हम पढ़े, 10th में जब पढ़े, तब हम जानते हैं कि एंगल को यानी कोण को डिग्री से मापते थे, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन नहीं, मापन का यहाँ पे आपको 4 विधि हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, पहला 1 नंबर विधि जो है डिग्री, दूसरा नंबर विधि उसको रेडियन मापने वाला ये है, 3 नंबर जो है आर्क मिनट, यानी इसको शॉर्टकट में मिनट ही बोलते हैं, और एक होता है आर्क सेकंड, इसको भी हम लोग शॉर्टकट में सेकंड बोलते हैं, मिनट और सेकंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी में होते हैं। ठीक है, घड़ी में हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो मिनट और सेकंड के रूप में उसको बोलते हैं, उसको कभी भी हम लोग डिग्री या रेडियन में नहीं बोलते हैं। तो इसको आर्क मिनट और आर्क सेकंड के रूप से नाम से जानेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 160 डिग्री ना 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई रेडियन कहते हैं, यानी कहीं भी अगर 360 डिग्री लिखिएगा तो इसके बदले कितना रेडियन में मापेंगे उस कोण को, तो उसके बदले 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, तो 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर तब क्या होगा, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 360 डिग्री, और 2 से कट जाएगा तो 180 डिग्री, यानी 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री रेडियन होता है। ठीक है,
अगर उसी चीज़ को अगर 1 रेडियन बराबर कोई पूछेगा तो इसको पलटा दीजिए, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाई पाई। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री हम लोग समझ गए कि अगर 1 डिग्री हमको रेडियन में बनाना है तो पाई बाई 180 डिग्री देंगे, और 1 रेडियन को हमको अगर डिग्री में ये कन्वर्ट करना है तो 180 बाई हम लोग पाई देंगे। उसी तरह 1 डिग्री को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 अर्क मिनट, यानी 60 मिनट। ठीक है, तो इसको 60 ऐसे करके एक गो ऊपर में अगर दाग दे देगा तो उसको हम लोग 1 मिनट ना 60 मिनट बोलेंगे। अब 1 मिनट को, ठीक है, 1 मिनट को हम लोग जैसे 60 किए तो 60 मिनट को फिर डबल ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 मिनट बराबर अगर हम सेकंड देंगे तो 3600 सेकंड मेरा आ जाएगा। ये होता है आपका मिनट और इस सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ सवाल ले लेते हैं। निम्नो डिग्री को रेडियन में बदले। यहाँ पे 180 डिग्री दे दिया गया है, 180 डिग्री को हमको रेडियन में बदले तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब बोलिएगा कि सर अब तो बोले थे कि 1 डिग्री बराबर रेडियन पाई बाई 180 बोले थे, तो 1 डिग्री बराबर अगर पाई बाई 180 तो 80 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ पे इंटू 180 हो जाएगा, तो 180 80 यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई। तो यानी 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे हम दिखा दिए। अब अगला कुछ जो है आपको सवाल हम करके दिखाएंगे, आप इसको एग्ज़ाम के थ्रू आप कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे के पेज में चलते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 90। अब ये 90 और ये 90 दो ये 80 कट जाएगा, 90 टू 80 तो पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। यानी 90 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई रेडियन होगा। कहीं पे अगर 90 डिग्री होगा और आपको रेडियन में लिखना करेगा, लिखने के लिए बोलेगा तो पाई बाई 2 लिख दीजिएगा। ठीक, अब उसी तरह हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री को करेंगे तो 45 डिग्री को अगर हम मेरा डिग्री में है तो उसको हम रेडियन में करेंगे तो 45 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 45। तो इसको 45 कटेंगे, 45 4 जा 180 तो आपका हो जाएगा पाई बाई 4। यानी 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखेंगे पाई बाई 4। उसी तरह यहाँ पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग अगर लिखेंगे तो पाई बाई 4 इंटू 30 डिग्री, यानी ये 3 और ये 180 कट जाएगा तो पाई बाई 6 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ रहा है। 180 डिग्री को देख लेते हैं तो 180 डिग्री को हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो 180 डिग्री ना सॉरी 120 डिग्री को यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 डिग्री, तो 120 डिग्री से इंटू किए। अब इसको काटते हैं तो 100 अगर मान के चले 60 से काटते हैं, ठीक है, या तो एक 0 0 यहाँ पे काट दीजिए, बचेगा यहाँ पे 12, तो 6 2 12 और 6 3 18 2, तो 2 पाई यहाँ से इंटू हो जाएगा। यानी 120 डिग्री कहीं पे रहेगा और उसको आपको पाई में रेडियन में लिखने बोलेगा तो 2 पाई बाई 3 दे दीजिएगा। उसी तरह 135 डिग्री का भी इसी तरह बन जाएगा। 150 डिग्री यानी 150 डिग्री, यहाँ पे जो है 150 का आप देख सकते हैं, 225 का बना सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे आप बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 डिग्री का भी बना दिए हैं। तो 300 डिग्री का कैसे करेंगे, 300 डिग्री यानी 3 इंटू 10 कर देंगे तो 30 डिग्री का पाई बाई आपका 6 था, अब 10 से गुना कर देंगे। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उस तरह फिर हम लोग आगे की प्रोसेस को फिर अलग ढंग से लिख सकते हैं। यानी 300 डिग्री को हम लोग 30 इंटू 10 कर दिए। अब 30 डिग्री का पहले से जानते हैं कि पाई बाई 6 होता है और इंटू 10 हो जाएगा, यानी इसको हम काट देंगे तो आपका जो है 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरह का तरीके से भी आप कर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के कुछ चीज़, ये आप तो 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। समकोणीय त्रिभुज में यहाँ पे आपको लंब होता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण होते हैं इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये आधार होता है। ठीक है, कर्ण यानी कर्ण का जो सामने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, या 90 डिग्री वाला सामने का भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और जिस एंगल लीजिएगा, जहाँ पे आप एंगल लीजिएगा उसके सापेक्ष में और कर्ण के सापेक्ष में जो भुजा होते हैं उनको हम आधार कहते हैं। और जो कोण से हम इसको डिसाइड करेंगे उन कोण के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबको सब चीज़ को बता चुके हैं कि समकोणीय त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को
त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी समकोणीय त्रिभुज में कोई दो भुजा का अगर अनुपात करेंगे यानी भागा देंगे, जैसे कर्ण हो गया और आधार हो गया, तो ये दो भुजा हो गया। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण हो गया और लंब हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लंब और आधार, ये भी बोल सकते हैं। यानी किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोल सकते हैं, जिन्हें त्रिकोणमिति फलनों यानी फंक्शन भी बोल सकते हैं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का फलन जो होते हैं यानी फंक्शन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये होता है आपका 6 प्रकार के। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाएंगे कि यहाँ से कट थीटा बराबर दे जाएंगे तो आधार बाई लंब, सेक थीटा पर जाएंगे तो कर्ण बाई आधार, और साइन कोसेक थीटा में जाएंगे तो कर्ण बाई लंब होते हैं। यानी साइन का उल्टा कस होता है, कट का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कट होते हैं, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ आपको जो है समझ में आ रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं इसके बारे में। त्रिकोणमिति के जो फलन होते हैं कि उसके अंत संबंध मतलब जिसको हम लोग इन्वर्स भी बोल सकते हैं। यानी साइन का इन्वर्स होता है 1/cos थीटा, इन्वर्स होता है यानी कॉस का इन्वर्स होता है सेक, यानी कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। टेन का इन्वर्स होता है कॉट यानी 1/cot थीटा, जिसको हम लोग हिंदी में अंत संबंध बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला भी जानेंगे, जैसे सर्वसमीकाएँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस दे देगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1 हो जाएगा, ये भी एक आपका फार्मूला हो सकता है। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या तो आप सेक स्क्वायर थीटा के इस साइड में आप लेके आप लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे इस ये फार्मूला को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे, उसके बाद भी 1 कर सकते हैं। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर 1, ये कॉट को इधर ला सकते हैं तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 3 फार्मूला, इस फार्मूला को आप याद रख सकते हैं। इन 3 फार्मूला से जो है और कुछ फार्मूला बनाए जाएंगे जो आपको 10th क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पे कट क्लियर करके बताया गया है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो होते हैं हम लोग जानते हैं 10th क्लास में पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जब लंब स्क्वायर होते हैं। कर्ण मतलब के का स्क्वायर, आधार ये से दिया गया, लंब को एल से लिया गया है, तो इस तरीके से होते हैं। अब त्रिकोणमितीय मान कोण यानी फलन, जिसको हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह के नाम से यहाँ पे नाम देते जाएंगे। तो पहला यहाँ पे दिया गया है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के रेडियन में 0 बोलेंगे। 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या बोलेंगे, π/6 बोलेंगे। 45 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/4 बोलेंगे। आपको उस साइड में हम एग्जाम्पल के खातिर पहले हम बता चुके हैं। 60 डिग्री अगर रहेगा उसको हम π/3 बोलेंगे, 90 डिग्री रहेगा उसको हम लोग π/2 बोलेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हमको साइन थीटा देगा फलन यानी त्रिकोणमिति का अनुपात और 0 डिग्री बोलेगा तो 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होगा, या 0 रेडियन का मान भी 0 डिग्री होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हमको कोई बोलेगा कि 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, जिसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे 0.5 आएगा। उसी तरह साइन अगर 45 डिग्री का मान हमको देगा कोई बोलेगा तो 1/√2 होगा, लेकिन इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.70 होता है। उसी तरह √3 का तो यहाँ पे 0.866 होता है, और 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको और सीखना होगा। ये तो हम लोग पहले जो है 10th क्लास में ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ये पढ़ चुके हैं, और वहाँ पे ये इजीली तरीक़ा से पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकली ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं और इंटर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि साइन थीटा का वैल्यू जब हम यहाँ पे देखें तो 0 डिग्री हुआ और मैक्सिमम 1 डिग्री हुआ, यानी 0.5 1 से कम है, 0.707 ये भी 1 से कम है, 0.866 ये भी 1 से कम है। तो आपको कभी भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी 0 डिग्री से लेकर 1 तक होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम कॉस 0 डिग्री का मान देखेंगे तो 1 होता है, और कॉस आपका जो है
90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कॉस का वैल्यू कहाँ से होता है, यानी 1 से लेकर 0 के बीच होते हैं, और इसका वैल्यू क्या हुआ था, 0 से लेकर 1 तक होता है। तो उसी तरह इसको अगर हम रूट जो है इसको अगर मान निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, 0.866 आएगा, इसका आएगा 0.707, और इसका तो हम पहले निकाल चुके हैं 0.5। तो यानी कि यहाँ पे हमको देखना होगा कि साइंस का ये इन्वर्स गया है, यानी इसका मान जो है बढ़ते से घटते क्रम में गया, यानी वैल्यू जितना उसका बढ़ाते जाएंगे उसका मान घटते गया। ठीक है, कॉस थीटा का मान। अब उसी तरह हम लोग यहाँ पे टेन का भी देखेंगे, तो टेन 0 डिग्री और टेन 0 और 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी, यानी इसका मान जो है 0 टू इन्फिनिटी होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो है इसका जो 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान है √3। तो इनका जो है कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे निकला गया है। तो ये आपको उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो अभी आपको हम ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें और आपको कुछ बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। अभी वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। अगला हम लोग अब पेज में चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, ये आपका है गणितिक कंसेप्ट है, यानी बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट जो फिजिक्स में मैथ भी इस्तेमाल होते हैं, आप लोग ये तो जानते हैं। और हम लोग भौतिक विज्ञान में ये सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है, यानी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। तो यहाँ पे हम आंसर लिखे हैं वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिन्हें मापा या तोला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जो भी राशि है, जो भी चीज़ है जिसको हम माप सकते तोल सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए ओजन, किसी चीज़ का ओजन, तो उसको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं कि 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। मान के चलिए दूरी, उसको हम माप सकते हैं फीता में, मीटर में, फुट में, इंच में। तो ये भी आप हम माप सकते हैं। तो जो भी भौतिक राशि, जो भी चीज़ है जिनको हम माप या तोल सकते हैं, तो उनको हम भौतिक राशि बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए लव, किसी को कोई प्यार करता है, तो ये चीज़ हम माप नहीं सकते, तो इसको हम भौतिक राशि नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भौतिक राशि पूर्णतः व्यक्त करने वाले गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी भौतिक राशि को उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के आधार पर कैसे कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो इस व्यक्त करने के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सदिश राशि और यहाँ पे एक दिए हैं अदिश राशि। यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे दो नाम दिया गया है, ठीक है। आगे फिर हम आपको बताते जाएंगे कि तीसरा नाम यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ध्रुवीय सदिश राशि के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अदिश राशि किसको बोलेंगे, जिसको हम स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि धुंधला दिखाई देने का कारण यही है कि ये बहुत पहले का मेरे पास नोट्स लिखा हुआ था। तो वही पेन से लिखने पर क्या होता है, थोड़ा सा कागज़ में फैल जाता है। बाद में जब फर्स्ट टाइम लिखा जाता है तो उस टाइम बहुत झिकझक लगता है, लेकिन जब कुछ महीनों या कुछ साल हो जाते हैं, 1 साल 1.5 साल, तब फिर वो लिखा थोड़ा सा फैल जाता है। तो उसी से हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज़। तो वे राशि जिन्हें व्यक्त करने हेतु केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे अदिश राशि कहलाती है। नहीं, वैसे राशि जिसको हम जब व्यक्त करेंगे, जब दिखाएंगे, तो केवल उसका परिमाण ही हमको आवश्यकता होते हैं, या सिर्फ परिमाण ही उसका मिलता है, लेकिन उसको कोई दिशा नहीं मिलता है, तो वैसे राशि को हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि के नाम से जानेंगे। जैसे दूरी, दूरी मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया कोई कार, चलिए पहले हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। कोई एक वस्तु मान के चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 करते करते यहाँ तक चला, लेकिन यहाँ पे तो जाते कि अब इसको पथ की हम अगर लंबाई मापने जाएंगे तो बहुत हद तक हो जाएगा, लेकिन इसका कोई दिशा हमको नहीं है मालूम है कि किस दिशा में गया है, सभी दिशा में गए हैं। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएंगे, अदिश राशि हो जाएंगे। और अब तो 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं इन सब चीज़ों को, अगर नहीं पढ़े हैं तब जाकर मेरे 10th क्लास के लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। उसी तरह चाल हो जाएगा, समय हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा आदि। इन सब चीज़ों को आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि ये सब क्या है, आपका अदिश राशि है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड में 2 टर्म में एग्जाम लिया जाता है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। पहला टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा ये सब क्वेश्चन आपको रहेगा, काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगे। उसी तरह सदिश राशि,
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सदिश राशि जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वे राशियाँ जिन्हें दर्शाने हेतु परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उससे हम लोग सदिश राशि कहलाते हैं। कि जिस राशि को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या क्या? उसका परिमाण भी और उसका दिशा भी, यानी उसका क्वांटिटी भी और उसका डायरेक्शन भी, दोनों। तो वैसे राशि को हम लोग सदिश राशि के नाम से जानते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया आदि, इन सब चीज़ों को। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सदिश राशि दो प्रकार के होते हैं। सदिश राशि भी दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है ध्रुवीय सदिश, जिसको हम लोग पोलर वेक्टर के नाम से जानते हैं। वे सदिश, देखिए यहाँ पे हम लिखाते हैं, वे सदिश जिनकी दिशा एक सरल रेखा में हो, उसे ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। यानी एक ही सरल रेखा में होंगे, उससे हम ध्रुवीय सदिश के नाम से जानते हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उदाहरण के लिए यहाँ पे जो दिया गया है, तो रेखीय विस्थापन, रेखीय कोण, वेग, रेखीय संवेग, रेखीय बल, ये सब आपका क्या हो गया? जो है पोलर वेक्टर हो गया। अब हम देखेंगे अक्षीय सदिश। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, हम बताएं आपको। तो एक होता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश मतलब होता है एक्सल वेक्टर जिसको बोलते हैं। वैसे राशि जिनकी, ठीक है, तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तो आपको देखने में सुविधा होंगे। वैसे राशि जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश रहे, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, ये सब आपका हो गया आपका अक्षीय सदिश, वो आपका था सदिश। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सदिश जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। सदिश को हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का दिशा सहित परिणाम सदिश कहलाता है। पहले तो हम लोग सदिश और अदिश का डेफिनेशन भी यही जाने कि जिस राशि का, जिस भी भौतिक राशि का दोनों होते हैं, परिमाण भी होते हैं, दिशा भी होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। लेकिन इंटर में ज़्यादातर सदिश जो है हिंदी मीडियम हो जाते हैं, लेकिन अक्सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी, टीचर भी वेक्टर वेक्टर आगे चलकर आपको ज़्यादा बोलते जाएंगे। तो वेक्टर जैसे बोलेगा तो आपको समझ लेना होगा कि ये सदिश की बात बोल रहे हैं, उस राशि का दोनों है, यानी परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है। अब देखते हैं सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भौतिक राशि के संकेत के ऊपर तीर का निशान लगाकर सदिश का निरूपण किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा गया है, आपको उदाहरण के लिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, उदाहरण के लिए कि सदिश चाल। तो चाल को जो है हम लोग एस से सूचित की, अब एस के ऊपर हम ऐसे करके तीर लगा दिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये सदिश है। उसके बाद सदिश वेग, यानी वेग को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर तीर दिखा दिए, तो ये आपका हो गया सदिश। उसी तरह ओ या तो ए का विस्थापन, यानी कोई वस्तु का ओ से ए तक विस्थापन है, ओ से ए तक, तो वो एक आपका जो है वेक्टर हो गया, यानी सदिश हो गया। ए भी एक सदिश हो गया, थीटा सदिश हो गया, डब्ल्यू एक सदिश हो गया, डी सदिश हो गया, एक्स सदिश हो गया, वाई सदिश हो गया, जेड सदिश हो गया। तो किसी भी राशि के ऊपर अगर आपको तीर का निशान दे देते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं, तो उसको आप सदिश के नाम से जानेंगे। सदिश मतलब हो गया वेक्टर, वेक्टर मतलब हो गया कि वो भौतिक राशि का दोनों चीज़ है, परिमाण और दिशा दोनों है, तो इसलिए उसको हम लोग सदिश के नाम से जानेंगे। ठीक है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि सदिश के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो सदिश के प्रकार मतलब होता है समान और तुल्य सदिश। यहाँ पे दो प्रकार के हम सदिश को यहाँ पे देख रहे हैं। परिणाम व दिशा दोनों ही समान हो, समान या समतुल्य सदिश कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा राशि है जिनका परिणाम जो होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों क्या है? समान है, उसको हम लोग समतुल्य सदिश या समान सदिश बोल सकते हैं, तुल्य या समान। ठीक है। जैसे मान के चलिए एक ओ या ए यहाँ पे है और एक है यहाँ पे ओ टू बी, तो ये दोनों यानी ओ ए और ओ बी दोनों ये क्या है? समतुल्य सदिश है, दोनों समान है। असमान, असमान का अर्थ होते हैं, असमान सदिश का अर्थ होते हैं परिणाम भिन्न हो, दिशा भिन्न हो, या परिणाम व दिशा दोनों भिन्न भिन्न हो, उसे असमान सदिश कहते हैं। यानी डायरेक्शन, इसका दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ था, ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन दो तरफ है, दिशा दो तरफ है। या तो परिणाम अलग अलग भी हो सकते हैं, एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे?
असमान सदिश बोलेंगे, तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे निरूपित नहीं किए। तो ये परिमाण बराबर है किंतु दिशा भिन्न है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, बढ़िया सा देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में। इसका जो है परिमाण ज़्यादा किए हैं और इसका परिमाण कम किए हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। फिर भी ये क्या है, परिमाण भिन्न है परंतु दिशा समान है। इसको भी हम अदिश बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन भी अलग है और इसका परिणाम भी कम ज़्यादा है, यानी परिमाण और दिशा दोनों भिन्न भिन्न है। तो ये भी आपका अदिश राशि है। तो तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको दिखा दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश को हम लोग दूसरी भाषा में ऋणात्मक सदिश भी बोल सकते हैं या ऋणात्मक सदिश भी बोलते हैं। देखिए, विपरीत दिशा वाले सदिश या विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो इसको हम लोग विपरीत सदिश बोलेंगे। तो विपरीत सदिश को हम लोग कैसे दिखाते हैं, और यहाँ पे जो दिखाते हैं उसके बराबर जब दिखाएंगे विपरीत सदिश को, तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल हमको देना बहुत ज़रूरी है, यानी देना ही होगा। नेगेटिव सिंबल देखने पर हम उसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उसको विपरीत सदिश के नाम से ही बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली सदिश में कभी नेगेटिव नहीं होती हैं। नेगेटिव सदिश को हम लोग विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे धनात्मक यानी एक्स अक्ष और वह ऋणात्मक यानी एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ पे दो आपको चीज़ हम यहाँ पे उदाहरण के लिए समझा दिए हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे एकांक सदिश, इकाई सदिश जिसको बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर, अंग्रेजी में बोलेंगे तो यूनिट वेक्टर्स को बोला जाएगा। एकांक सदिश वाला जो सदिश होते हैं एकांक सदिश कहलाता है, यानी एकांक सदिश बराबर सदिश बाय सदिश का परिणाम, ठीक है। इसको हम लोग जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि ए के ऊपर वेक्टर लगाया गया एकांक सदिश है, इसको हम लोग कैप से जानेंगे। जब किसी भी वेक्टर के ऊपर, जैसे मान के चलिए एक वेक्टर है और इसी वेक्टर को हम ऐसे करके कप्पा ऊपर में लगा देंगे, थोड़ा सा टोपी पहना देते हैं, जैसे करके मान के चलिए एक सदिश है और इसी सदिश को हम ऐसे कर दिए, तो आपको जानना होगा कि ये आपका क्या है, एकक सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। कभी भी किसी के ऊपर अगर कैप लगा देगा तो इसको यूनिट वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर यानी क्या, ये एकक सदिश बराबर सदिश बाय उसका परिमाण से ये करेंगे, या तो आप उसको जो है वेक्टर बाय मॉड ऑफ करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे इसको ये करना है। तो देखिए, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर एकक सदिश होगा, ठीक है। तो अब एकक सदिश बराबर सदिश बाय क्या होगा, सदिश का परिणाम। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ और बाय 3 किलोमीटर फिर यहाँ पे दे दिए, तो बचा क्या मेरा, नॉर्थ बचा, ठीक है। तो नॉर्थ ये क्या हो गया मेरा, एकक सदिश हो गया। यानी जितना उसका परिमाण था उतना ही परिमाण से अगर हम भागा दे देंगे तो उसका सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, तो उसी को हम लोग एकक सदिश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और एक प्रकार के होते हैं विशेष सदिश भी होते हैं, ठीक है। या तो इसको हम लोग निर्देश अक्ष बोलेंगे, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों को हम अनुदिश एकक सदिश से यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली 10 तक हम लोग दो ही डायमेंशनल पढ़े हैं, 2D, यानी एक को हम लोग एक्स अक्ष, एक को हम लोग वाई अक्ष, यानी क्षैतिज वाला को हम लोग एक्स अक्ष कहते थे, ऊर्ध्वाधर वाला को हम लोग वाई अक्ष कहते थे। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग और एक एक्सेस यहाँ से खींच रहे हैं, जो कि जिसको हम लोग जेड एक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हम लोग एक्स एक्सेस के पॉजिटिव में जाएंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और नेगेटिव जाते हैं तो इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है आई वेक्टर के नाम से दिखा रहा है यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे माइनस आई यूनिट वेक्टर के रूप में दिखा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव जाता है, इसको जे वेक्टर के रूप में दिखा रहा है, और नीचे वाला आपको जो है जे माइनस के रूप में दिखाया रहा है, और ये आपका जो है जेड एक्सेस ये होता है। यानी अगर हम नॉर्मली तीनों का अगर पॉजिटिव एक्सेस हम बनाएंगे तो ऐसे, ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो है पॉजिटिव एक्सेस हम दिखा रहे हैं। तो ये आपका जो है एक्स अक्ष हो गया, तो इसको हम लोग आई कैप से दिखाएंगे, ये आपका जे कैप से दिखाएंगे, और इसको आपको के कैप से, स्मॉल तीनों होगा। तो ये आपका एक्स एक्सेस ये हो गया, वाई एक्सेस ऊपर वाला, नीचे वाला आपका हो गया जेड एक्सेस, 3 एक्सेस को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहीं तक आप देखते रहिए, फिर आगे हमको आपको डिस्कस और करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं कि निर्देश तंत्रों में बिंदु ए यानी 3,4 हो
ओ ए ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे 3 एक्सेस होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक्सेस है तो और एक एक्सेस यहाँ पे ये करना है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से ये जो है एक्स एक्सेस, यहाँ पे ये है आपका वाई एक्सेस, दोनों हम लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लिए 3, तो y का वैल्यू मेरा इस जगह में 0 आ गया। अब इसमें इस लाइन से गए तो हम x का वैल्यू 0 गया, y का वैल्यू 4 हो गया। अब दोनों को मिलाते गए इस पॉइंट पर मेरा गया, तो x का वैल्यू 3 हुआ, y का वैल्यू 4 हुआ, जो कि हम 8 में भी किए हैं, 9 में भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ हम डॉट 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 करके दिखा रहे हैं, इसको हम फिर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जान लीजिए। यहाँ पे जो OP हम लिखे, ठीक है, OP यानी O से P, ये आपका 3i हो गया, यानी एक्सेस को हम लोग i दिखाते हैं। तो i मेरा यूनिट हो गया, 3 उसका जो है मॉडुलस हो गया, यानी उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, उसका हम लोग गुणक जैसे पढ़ते थे 9-10 में, उसी तरह उसको गुणक के रूप में भी यहाँ पे हम मान सकते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे OQ जो गया, OQ में जे गया 4J। ठीक है, 4J। अब हमको क्या निकालने के लिए बताया गया था क्वेश्चन में कि इसका OA का अर्थ हो रहा है कि यहाँ से O स्टार्ट हुआ था, यहाँ से O स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हमको ए तक जाना है। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर जो होते हैं, अगर हम नॉर्मली इसको हम समकोणी त्रिभुज के रूप में अगर हम इसको डिनोट करेंगे, ऐसे करके समकोणी त्रिभुज बना रहे हैं, तो ये आपका कर्ण हो जाता है, तो ये आपका लंब होगा, ये आपका ये आपका आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होते हैं कि लंब, और तो उन दोनों को हम जोड़ दिए, तो OA बराबर मेरा क्या हो गया 3i + 4j। तो इस तरह के आपके सवाल भी बनाना पड़ता है। उसी तरह एक होता है आपका शून्य सदिश, 5 नंबर जो होते हैं शून्य सदिश, यानी सदिश कई प्रकार के होते हैं, तो वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं। जैसे OA बराबर 3 है और OB बराबर माइनस अगर 3i हो गया, तो ये आपका हो गया अलग तरह के, तो ये हो गया एक्स अक्ष में धनात्मक के अनुदिश, और ये हो गया एक्स अक्ष में ऋणात्मक हो गया, यानी ऋणात्मक के अनुदिश हो गया। अब इसका योग करेंगे तो कैसे होगा, तो ये आपका 0 एक्सेस में चला जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 0 सदिश कहलाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया। जैसे ये साइड में हम लोग एक्सेस, यहाँ पे अगर मूल बिंदु है तो इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव में, और यहीं से इधर जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 0 वेक्टर, यानी 0 सदिश बोलेंगे। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और थोड़ा सा हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान के चले अगर 2 ऐसे सदिश हो जिनका परिमाण एक समान हो या दिशा में विपरीत हो, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका परिमाण समान हो, ऐसे समान है, और अगर उसका दिशा विपरीत डायरेक्शन में, ऐसे गया 3 और फिर ऐसे ही आया, मान के चलिए इधर 3, तो 3 माइनस हो गया, इधर गया तो धनात्मक हो गया, और इधर आया तो फिर ऋणात्मक हो गया, तो वही 0 हो गया। तो 0 सदिश यहाँ से आप ये कर सकते हैं। 6 नंबर होगा कि संरेख सदिश, संरेख सदिश जिसको बोलते हैं, वे सभी सदिश जो एक रेखा में हो उसे संरेखीय सदिश के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो संरेखीय सदिश के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उसी तरह यहाँ पे ए वेक्टर और फिर माइनस में ना इधर आपका अपोजिट में बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका संरेखीय हो गया, यानी एक ही लाइन में गया, एक ही लाइन में अगर जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसी को हम लोग संरेखीय सदिश कह सकते हैं। निर्देशक पद्धति, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे निर्देशक पद्धति, कार्तीय निर्देशक पद्धति, जो हम लोग बचपन से सीखे आ रहे हैं, उसको हम लोग कार्तीय निर्देशक पद्धति कहते हैं। किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति की संपूर्ण जानकारी देने वाले निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र पद्धति कहता है या कहलाते हैं। कार्तीय निर्देश पद्धति देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, 3 परस्पर लंबवत अक्ष, यानी 3 अक्ष, ऐसे एक गया, ऐसे एक गया और ऐसे एक गया। ठीक है, तो इसको हम जो है आपको समझाने के लिए 3D जब समझाएंगे तभी समझा पाएंगे। जैसे एक बक्सा है, मान के चलिए एक बक्सा के किसी एक कोना में आप खड़ा हो जाइए, तो ज़मीन में सटे हुए 2 दिशा होगा जो लंबाई और चौड़ाई होंगे, और एक साइड और होगा उसके लंबवत ऊपर की ओर जाएगा, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। लेकिन कागज़ में जब हम दिखाएंगे तो आपको ऊंचाई तो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ होता है। तो तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर लंबवत होंगे। जैसे आपको हम विज्ञान में पढ़ा चुके हैं, विद्युत के चैप्टर में तीनों आंगुल को एक दूसरे के ऊपर लंबवत करके विद्युत चैप्टर में आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो
तो वही होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जहाँ तीनों अक्ष परस्पर मिलते हैं वहीं पे मूल बिंदु कहलाते हैं और उन्हीं को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिससे 0 0 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है एक्स वाई जेड क्रमशः आई कैप जे कैप और के कैप द्वारा निर्देशित करते हैं, इन्हें बिंदु को दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। कार्तीय निर्देश के पद्धति के प्रकार, एक विमीय पद्धति जिसको हम लोग देशिक सदिश बोलते हैं, दो विमीय पद्धति जिसको समतलीय सदिश कहते हैं, त्रिपद्धति यानी जिसको हम लोग आकाशीय सदिश कहते हैं, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो ये आपका 3 तरह के जो होते हैं कार्तीय निर्देशक होते हैं। पहला नंबर यहाँ पे देखेंगे कि एक विमीय पद्धति। एक विमीय पद्धति क्या होते हैं? तो वह कार्तीय निर्देशन पद्धति जिसमें हम किसी एक अक्ष की जरूरत पड़े उसे हम एक विमीय पद्धति कहलाते हैं, जिसमें हमको एक अक्ष में। उसी तरह अगर द्विविमीय जाएंगे तो जिसमें हमको दो पद्धति यानी एक्स और वाई, जिसमें हमको तीनों चीज़ की आवश्यकता होंगे उसको हम लोग त्रिविमीय बोलेंगे। ठीक है। तो एक पद्धति, द्विपद्धति और त्रिविमीय पद्धति, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। इसको अगर सदिश के रूप में हम जानेंगे तो देशिक वेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देशिक वेक्टर, समतलीय वेक्टर, आकाशीय वेक्टर, यानी सदिश के नाम से इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा जैसे में देख लेते हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस, इसको जेड एक्सेस जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पी बिंदु का हम जब निर्देशन करेंगे तो एक्स में है तो बाकी सब 0 0 होगा। अगर यहाँ पे जाएंगे तो पहले 0 होगा, सेकंड में वाई होगा, उसके बाद 0 होगा। इस यहाँ पे अगर किसी बिंदु में हम लोग करेंगे तो यहाँ पे पहला भी 0, दूसरा भी 0, थर्ड में मेरा जेड जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताते हैं, तब पी का स्थितीय सदिश क्या होगा। पी का स्थितीय सदिश क्या होंगे। स्थितीय सदिश आपको हम समझा रहे हैं, जिसको हम लोग पहला इसमें जानते हैं। तो स्थितीय सदिश मेरा ओपी है, इसको हम लोग आर से भी दिखा सकते हैं। स्थितीय सदिश इसका एक्स आई कैप कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग उसका फिर अगर वाई एक्सिस में जाएंगे तो फिर उसी तरह जेड एक्सिस में जाएंगे तो भी इसी तरह किसी पार्टिकुलर एक एक अक्ष पर हम लोग काम करेंगे तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं। उपरोक्त तीनों में से कोई एक अक्ष लेना। ठीक है। नोट्स में यहाँ पे दिया गया है। द्विविमीय में, अब इसको द्विविमीय में हम देख लेते हैं, जिसमें हमको द्विविमीय की आवश्यकता होती है। एक कार्तीय निर्देशन पद्धति जिसमें हमें किन्हीं दो अक्ष की जरूरत पड़े उसे द्विविमीय पद्धति कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिए हैं आपको, यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब इनके बीच हमको एक पी ले जाना पड़ रहा है, यानी इन दोनों एक्सेस को हमको लेना पड़ रहा है। दोनों मतलब एक्स को छोड़ के हमको यहाँ पे वाई और जेड एक्सेस के बीच से जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको दो एक्सेस लेना पड़ता है। पर इस हिसाब से इधर से जाएंगे तो हमको एक्स और वाई लेना पड़ेगा। चलिए क्लियर करके आपको समझा रहे हैं। यहाँ से ये हम ले रहे हैं पॉइंट, ये बिंदु जा रहे हैं, तो ये हम वाई को ले रहे हैं और जेड को ले रहे हैं, इसलिए हम एक्स वाला 0 रख दिए। अब मान के चलिए इसी एक्सेस को हमको इधर से ले जाना है, ये वाला नहीं ले जाके इधर से ले जाना है। तो एक्स को लेंगे और वाई को लेंगे तो जेड मेरा 0 रह जाएगा। तो दो विमीय को हमको यहाँ पे लेना पड़ता है। तो ओ पी बराबर आर दिया और आर में जा गया कि जे वाई कैप, वाई जे कैप यहाँ पे और जेड में के कैप, यह हो गया आपका। यानी इसका अर्थ हो रहा है अगर हम इसको देखें तो जेड वाई जेड तल हेतु, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको वाई जेड तल हेतु, एक्स जेड तल हेतु हो जाएगा। अथवा हम अगर दूसरे एक्सेस में जाएंगे तो इसी तरह, यानी यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से जाइएगा तो वाई जेड हो जाएगा, यहाँ से जाइएगा तो एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो तीनों यहाँ पे उपरोक्त तीनों में से कोई दो अक्ष को लेना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय बोलेंगे। बात समझ में आ रहे होंगे शायद। इस सब चीज़ को जब तक नोट नहीं कीजिएगा अब तक नहीं होगा। पेन पेपर लेकर नोट कीजिए। और ये थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो रहा है और हम कुछ चीज़ आपको इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर अगला वीडियो